हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए ना हमारे पास वेरियस मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। इन मेथड्स को देखने से पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए उन मेथड्स को देखने से पहले एक बारी हम शॉर्ट तरीके से बस रिकॉल कर लेते हैं कि ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट था क्या। प्रीवियस लेक्चर में तो हमने ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक अलग से टॉपिक करा था, लेकिन हमारा मेन टॉपिक अभी यही चल रहा है। जो मेजरली दो तरह की पॉवर्टी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक रिलेटिव पॉवर्टी। तो हमने स्टार्ट जो अपनी डिस्कशन करी थी इससे करी थी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से। हमने क्या सीखा था, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे जिस कंडीशन में इंसान की जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने में इंसान उनसे वंचित रह जाता है, वो डिप्राइव रहता है। जैसे फूड, क्लोथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और शेल्टर, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान प्लस एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इसको हमने ये भी देखा था कि इसको मेजर करा जाता है थ्रू एन इंडिकेटर नोन एज पॉवर्टी लाइन, एंड इट रेफर्स टू द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। यानी कि हमने अच्छे से बात करी थी कि ये एक रेफरेंस है, इसके नीचे जो भी हमें देखने को मिलेगा वो बीपीएल है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, और इसके ऊपर जो भी हमें देखने को मिलेगा वो एपीएल है, यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन। इतना तो हमने सीख लिया था काफ़ी अच्छे तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे इसको, इस तरह की पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स के अवेलेबल हैं। 3 मेथड अवेलेबल है हमारे पास। एक है, ये आपके लिए नया हो सकता है लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि आपको हेल्प करेगा ये अच्छे आंसर लिखने में पेपर 2 और पेपर 3 के अंदर। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्म रेफरेंस या फिर यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, यूआरपी। कोई कुछ कह रहा है क्या? प्रणाम। अच्छा हाँ अनुज, प्रणाम प्रणाम, गुड मॉर्निंग। यूनिफॉर्म रेफरेंस या रिकॉल पीरियड, यूआरपी। मिक्स्ड रेफरेंस या रिकॉल पीरियड, एमआरपी। अच्छा, ये एमआरपी ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है जो कि प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है। ये वो वाले एमआरपी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कि कभी आपसे कोई पूछे कि इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी एमआरपी क्या होता है, तो अब जो पढ़कर नहीं गया होगा तो वो तो फिर बिस में ऐसे ही लॉजिक मारेगा ना कि शायद से गरीब लोग हैं वो एमआरपी पे चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वो भी मुश्किल है, तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही होगा। नहीं, एमआरपी पे यहाँ पर मतलब है मिक्स्ड रेफरेंस या फिर मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। और तीसरा मेथड हमारे पास होता है एमएमआरपी। इस एमआरपी के आगे एक और एम जोड़ दो तो वो बन जाएगा एमएमआरपी, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस या रिकॉल पीरियड। जानते हैं इसको क्योंकि आप लोगों के लिए नया कंसेप्ट हो सकता है। ये है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, चली आ रही है बहुत पुराने टाइम से, लेकिन हमें सुनने को या आपको सुनने को यहाँ पर मिलती है। यूआरपी, यूनिफॉर्म रेफरेंस या रिकॉल पीरियड। देखो, 1993 से लेकर 1994 तक पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करा जाता था जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जब एनएसएसओ मेजर करता था ना, पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करता था, तो वो यूआरपी का सहारा लेता था। ये जो ऑर्गन था, ये जो बॉडी थी एनएसएसओ, ये यूआरपी मेथड का सहारा लेती थी, यानी कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड कह लो या यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड कह लो, एक ही बात है। तो ये है क्या? जब हम यूनिफॉर्म रेफरेंस या यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड को यूज़ करते हैं ना, या एनएसएसओ जब यूज़ करता था, तो यहाँ पर ना कंजम्पशन डेटा उन सभी आइटम्स का जो कि एक हाउस होल्ड या कोई भी एक इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है उसको कलेक्ट करा जाता था 30 दिनों के लिए। यानी कि क्या मैं इसको मयूर ऐसा कह सकता हूँ कि एक महीने का बजट लेकर मतलब देखा जाता था कि पर्सन कितना अफोर्ड कर पाता है, और उस एक महीने में पर्सन अपनी सैलरी से क्या क्या आइटम लाता है, चाहे वो राशन की चीज़ें हो, चाहे वो
नहाने की चीज़ें हो, चाहे वो किचन की सामग्री हो, कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल आइटम। बताओ, सब लोग बताओ, बेस में कह सकता हूँ ऐसा मैं? मंथली इनकम के बेसिस पर, है ना? तो जब यूआरपी अप्लाई करा जाता था ना, तो हाउस होल्ड को सर्वे करा जाता था। ऑब्वियस ही बात है कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग जो हैं वो क्या मतलब यूज़ कर रहे हैं। अब अगर ऑल आइटम की बात करें, एक महीने के बेसिस पर मान लो कि बिस में आपकी सैलरी है 90,000, और जनरली जो एक महीने में ज़रूरत की चीज़ें या थोड़ी बहुत अ, आपको कुछ अदर नीड्स हैं उसकी चीज़ें, आप क्या क्या लाना पसंद करोगे घर में? पहले बताओ मुझे, एक लिस्ट दो एक महीने। जनरल सब लोग, राशन आएगा सबसे पहले हमारे घर में। अब राशन में सारी चीज़ें कवर हो जाती है कि किचन की सारी चीज़ें कवर हो गई। इसके अलावा और हमारा पैसा कहाँ जाता है? नंबर वन तो हो गया राशन, नंबर टू रेंट पे। रेंट नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रेंट नहीं, क्योंकि सारे आइटम्स जो हम यूज़ करते हैं, खरीद के ला रहे हैं मतलब। हाँ, फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और हेल्थ के टर्म्स में कैसे? दूध वगैरह वो राशन में ही मान लो, राशन में मान लो। और कुछ ऐसा कह सकता हूँ, बाथरूम एंड वॉशरूम में यूज़ करने वाली चीज़ें, कुछ कुछ सोप वगैरह, साबुन, तेल, कंघी वगैरह, ये सब भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा कपड़े आएंगे हर महीने, मेडिसिन्स वगैरह आ सकती हैं, मतलब क्लोथिंग, मेडिसिन्स। और फिर बाइक वगैरह में जैसे पेट्रोल वगैरह भरवाना है, ये बोल सकता हूँ। यानी कि नॉर्मल चीज़ें, समझ गए आप लोग, है ना? तो जब यूआरपी को अप्लाई करा जाता है तो हाउस होल्ड को सर्वे करा जाता है कि उनकी कंजम्पशन नीड एक पर्टिकुलर एरिया में हाउस होल्ड की जनरली चल क्या रही है, या फिर एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की भी क्या चल रही है इन द लास्ट 30 days प्रिसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। यानी कि अगर सर्वे कंडक्ट होने जा रहा है 1 जनवरी 2023 को, तो ये देखा जाएगा कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक 30 डे का ऑलमोस्ट रेफरेंस पीरियड ही हो गया। इस रेफरेंस पीरियड में 30 दिनों के अंदर अंदर हाउस होल्ड्स ने अपनी इनकम के माध्यम से क्या क्या आइटम्स ये सारे के सारे परचेज करें हैं। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आपको? लेकिन क्या, देखो, मुझे इस चीज़ में एज सच हम लोगों को कोई दिक्कत तो लगी नहीं इसको समझने में, सही मेथड था। लेकिन एक सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, झंझट क्या है इसके अंदर? बहुत बड़ी झंझट क्या है? नहीं, वास्ट प्रोडक्ट तो चलो ठीक है, सारे के सारे। नहीं, सर्वे, ऐसा मत बोलो, सर्वे सर्वे। हाँ, सर्वे का टाइम पीरियड कि 30 दिन के अंदर अंदर एक बार बताओ यार, एक बार तो हमारे घर पे कोई सर्वे करने प्रतिष्ठा 1 महीने आ रहा तो हमें ठीक लगेगा, चलो चलो दूसरे महीने भी आ गया। अब उसने अगर आदत ही डाल ली, आप इस महीने क्या यूज़ कर रहे हो, आप इस महीने क्या यूज़ करो, चप्पल उतार के नहीं पिटेगा यार वो, बताना ज़रा। कि तुम तो हर महीने मुंह उठाकर चले आते हो बेल बजाकर यार, नहीं बता रहा मैं। और ये 30 दिन का सर्वे कंडक्ट करना, तो मुझे बताओ 1993 1994 हिंदुस्तान की आबादी से इतना आसान है क्या? इसके लिए कितनी ज़्यादा मैन पावर नहीं चाहिए? और फिर एक और बात है ना, कि ये 30 दिन से अगर इतना ज़्यादा वो डेटा चाहिए, तो ये डेटा अगर इधर का उधर हो गया, तो ये तो मंथली बेसिस पर डेटा पूरा का पूरा मिस कैलकुलेट भी हो सकता है। हर चीज़ इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी की टर्म्स में, और हमारी जितनी बड़ी इकोनॉमी का साइज ले लो, हर चीज़ 365 डेज यानी कि एनुअली ही अच्छी लगती है कैलकुलेट करना, नहीं हर मंथ तो ऐसी किसी चीज़ को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल नहीं है हमारे देश में, या तो आबादी कम हो या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसी। और बात भी चल रही है 1993 1994 के ज़माने की, पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स। चलो उस एरा को भी हटा दो, लेकिन ये अपने आप में ये 30 दिन ज्यादा एक झंझट नहीं है? ज़रा बताना पीरियड इसका जो है ना। अब क्या हुआ, 5 साल आगे बीतते हैं, 1999 से लेकर 2000 जो साल था, उसमें एक मेथड यूज होना शुरू हुआ, एमआरपी, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड या मिक्स्ड रिकॉल पीरियड हम उसको कह सकते हैं। अगेन इसको यूज करा एनएसएसओ ने। एनएसएसओ ने
मिक्स रेफरेंस पीरियड या मिक्स रिकॉल पीरियड, आपको जो ठीक लगे आप वो कह लो, ये यूज़ करना शुरू करा और यूआरपी को कैंसिल कर दिया। यहाँ लिखा हुआ ना इंस्टेड ऑफ यूआरपी। अब इसको छोड़कर, इसको त्याग कर एमआरपी का मेथड अपना लिया। अब देखते हैं अब एमआरपी में क्या होता है। एमआरपी जो है इट टेक्स इनटू अकाउंट कि एक बंदे की जो भी इनकम कमाई सैलरी आई है उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूम हम दो चीज़ें करते हैं, या तो फूड या तो सर्विसेज, या फिर मैं प्रतिष्ठा ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना, बोथ, है ना। और जनरली जनरली मयूर हम एक को तो बोल ही नहीं सकते बोथ, क्योंकि अब देखो ये वाली बात आ जाती है जो ऊपर मिसिंग थी, रेंट। बेस में रेंट तो है ही इंक्लूडेड है, उसका पैसा नहीं जाता क्या, बताना जरा मंथली उसमें, है ना। तो ये चीज़ जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये 5 नॉन फूड आइटम्स के लिए। अब ये जो नॉन फूड आइटम्स हैं इनको क्या माना गया, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन बनाने वाला बहुत डेप्थ में चला जाए, भावनाओं में बह जाए, तो वो ये भी कर सकता है कि एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए 90 क्या कहते हैं लेट 1990s में जो एमआरपी मेथड यूज होता था उसमें जो नॉन फूड आइटम्स थे वो क्या थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक कपड़ा, चप्पल, जूते वगैरह। ड्यूरेबल गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जो कि टिके रहे, मतलब ऐसा नहीं कि आपने उनको कंज्यूम करा। अब जैसे चिप्स को क्या मैं ड्यूरेबल गुड्स कहूँगा, बिस्किट या नमकीन के पैकेट को ड्यूरेबल गुड्स कहूँगा, नहीं कहूँगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे घर पे कोई स्टफ टॉयज आ रहे हैं, सोफ़ा आ रहा है, सोफ़े के कवर आ रहे हैं, टीवी आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, अलमीरा आ रहा है, क्या मैं इसे ड्यूरेबल गुड्स कहूँगा, या चिप्स के पैकेट, बिस्किट या नमकीन, हल्दीराम की नमकीन के पैकेट को कहूँगा, बताओ। सोफ़ा और इन सबको कहूँगा ना मैं, बताओ, है ना। तो क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स जो कि टिके रहे, एजुकेशन के लिए जो खर्चा, या इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जो खर्चा, अस्पताल में किसी का कोई इलाज चल रहा है, कोई बीमार है, कोई भर्ती है, किसी को ग्लूकोज चल रहा है, किसी की दवाइयाँ चल रही हैं। और ये रिकॉल पीरियड की अब ड्यूरेशन जो करी गई वो करी गई 365 दिन, यानी कि 365 दिन में ये देखा जाएगा कि 5 ये जो नॉन फूड आइटम्स है इसके ऊपर पर्सन की आमदनी कितनी खर्च हुई, जितनी वो आमदनी कमा रहा था या कमा रही थी उसमें से कितना पैसा इन 5 नॉन फूड आइटम्स को परस्यू करने में गया। और जो कंजम्पशन डेटा होता है, इस एक बार बताओ जरा, इन 5 के अलावा भी तो खर्चा होता है ना, क्या हमारी जिंदगी इसी 5 पे चलती है क्या? क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस। इसमें मुझे दूध, सब्जी और राशन तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना अभी तक। अब देखो यहाँ पर जो एंड वर्ड लिख रखा है ना, एंड कंजम्पशन डेटा फॉर द रिमेनिंग आइटम्स इसको कलेक्ट करा गया फॉर 30 डे रिकॉल पीरियड। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ये है एमआरपी एक ब्रॉडर कैटेगरी में, और इस एमआरपी के अंदर ही शामिल है ये यूआरपी थोड़ा सा, क्योंकि 30 डे रिकॉल पीरियड बाकी आइटम्स के लिए ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन दिस इज समथिंग बिगर चीज, 365 डेज वाला, क्योंकि 30 डे तो रिमेनिंग आइटम को तो इंक्लूड कर ही लिया गया ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एम आर पी इतना है और उसके आगे यू आर पी इतना है, बताओ। और ये इसी का पार्ट है, इंक्लूडेड है इसमें, है ना। तो इसलिए ये जो लाइन लिखी हुई थी ना कि एनएसएसओ ने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ यूआरपी, ये इसलिए है, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब एक बात याद रखना, करेंटली जितने भी पॉवर्टी लाइन के जो एस्टिमेट्स हैं ना वो एमआरपी मेथड पे यूज़ कर जाते हैं करेंटली। ये चीज़ याद रखना कि अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, या एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और ऑब्वियसली बात है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पॉवर्टी लाइन एज अ इंडिकेटर को तो देखते ही हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी या पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए आज के मतलब करंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, करंट एरा के हिसाब से हम लोग क्या यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो आपका आंसर क्या होगा, यूआरपी करते हैं, एमआरपी करते हैं, या एमएमआरपी करते हैं? एमआरपी करते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं कि जो ठोस चीज़ें हैं ना, जैसे अब हम कपड़े डेली नहीं लाते, मंथली भी नहीं लाते, चप्पल जूते हम मंथली, ये नहीं कि 1 तारीख को हमें लाना ही लाना है।
ड्यूरेबल गुड्स हमारे घर में रेगुलरली नहीं आते। एजुकेशनल एक्सपेंसेस मान सकते हैं कि उसका खर्चा रेगुलरली है, लेकिन रेगुलरली भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या हायर एजुकेशन या क्या कर रहे हो। ठीक है। अब अगर कोई ये बोले कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही उसने शादी करनी है, तो ग्रेजुएशन तो ओपन से भी हो सकती है, तो यानी कि उसका खर्चा आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद पर्सन ये बोले कि यूपीएससी की तैयारी करनी है और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वो ज्वाइन कर रहा है और 1.5-2 लाख रुपए वाला कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा है, तो इसका मतलब जितने में उसकी जो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस है उससे भी ज़्यादा एक ही बार में खर्चा आ गया। ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस मतलब क्या, अब ये तो कोई नहीं बता सकता कि किसको क्या बीमारी हो जाए और कितना खर्चा अस्पताल में या किसी भी बीमारी के इलाज में या दवाइयाँ किसकी परमानेंट बन जाए, तो ये खर्चा तो बन ही जाता है। तो इसके अलावा लेकिन जो रोज़ के जो छोटू वाले जो खर्चे होते हैं, छोटू वाले खर्चे इन द सेंस के दूध आ रहा है, राशन आ रहा है, तेल, कंघी, ब्रश, साबुन, ये सब जो चीज़ें आ रही हैं, तो उसको 30 डे के पीरियड पर देखा जाएगा। अब क्योंकि जो ऊपर वाले आइटम्स है, जैसा कि मैंने बोला, हम डेली लाते नहीं है उसको घर में, क्लोथिंग, फुटवेयर और ये मेडिकल एक्सपेंसेस पता नहीं कब कितना खर्चा हो क्या ना हो, ये सारी की सारी जो चीज़ें ये नॉन फूड आइटम्स हैं, तो वो 365 दिन के हिसाब से देखी जाती हैं और रिमेनिंग आइटम्स जो कि आ रहे हैं वो 30 डेज के हिसाब से देखे जाते हैं। ओके। अब लेकिन बात करते हैं, जब ये करेंटली यूज होता ही है तो फिर ये MMRP के कंसेप्ट की क्या जरूरत है। व्हाट इज MMRP? मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड या मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड हम इसको कह सकते हैं। यानी कि ऐसा कह सकता हूँ ना मैं कि जो MRP मेथड हम यूज कर आए हैं वो बिल्कुल ठीक है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में यूज करा जाएगा। बिल्कुल ना, ऐसे ही कह सकते हैं। अब देखते हैं मॉडिफाइड वेज का कैसे। देखो, ये MMRP ना सबसे रीसेंट कंसेप्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट अगर आपसे कोई पूछे तो कौन सा है? MRP। ठीक है। तो अंडर MMRP मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड या मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड के अंदर करा क्या जाता है, 3 चीजों पे ध्यान दिया जाता है। नंबर 1, एक तो जो 365 दिन का 1 साल का जो रिकॉल पीरियड है इसको यूज करा जाता है क्लोथिंग के लिए, फुटवेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल केयर के लिए और ड्यूरेबल गुड के लिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो पहली वाली बात लिखी हुई थी 365 दिन की जो MRP मेथड में, ये बिल्कुल सेम है नॉन फूड आइटम्स वाली? बताओ, है ना। तो 365 डे रिकॉल पीरियड इज यूज फॉर, एक चीज यहां पर ऐड कर लेना, फॉर नॉन फूड आइटम्स 1 2 3 4 5, फॉर 5 नॉन फूड आइटम्स। ये सेम चीज जो ऊपर की है तो नीचे ही उतार लेना, समझ गए ना। 5 नॉन फूड आइटम्स, क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशनल एक्सपेंसेस एंड इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सेम चीज लिखी हुई है। उसके बाद पहले आते हैं पॉइंट सी पर। ऊपर एक MRP में चीज लिखी थी ना, बाकी रिमेनिंग आइटम्स के लिए 30 डे का रिकॉल पीरियड यूज करा जाता है कि 1 महीने के अंदर खर्चा कितना हो रहा है। तो 30 डे रिकॉल पीरियड जो है रिमेनिंग आइटम्स के लिए, जैसे फूड आइटम्स हो गए, फ्यूल एंड लाइट, बिजली और पेट्रोल वगैरह जो पर्सन भरवाएगा, मिसलेनियस गुड्स वगैरह, साबुन, तेल, कंघी वगैरह, दूध वगैरह, राशन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बिस्किट, नमकीन के पैकेट, पेप्सी, दारू, रेड बुल, ये सारी चीज़ें जो घर पे आ रही हैं, और कुछ कुछ सर्विसेज वगैरह, आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, ट्यूशन्स भेज रहे हो, उसकी जो फीस देनी है, इंक्लूडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल मेडिकल, रेंट एंड टैक्सेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 30 डे का रिकॉल पीरियड जो है उसमें देखी जाती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऊपर MRP के कंसेप्ट में तो सिर्फ रिमेनिंग आइटम बोल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर रिमेनिंग आइटम को अच्छे से डिफाइन भी करा गया है कि क्या क्या होंगे वो, है ना। अब देखने को सिर्फ हमें यहाँ पर एक चीज़ मिल जाती है एक्स्ट्रा। देखो, MRP से अगर हम इसको मैच करें तो अभी तक ये चीज़ प्रतिष्ठा मयूर सेम है ना, बिल्कुल 365 दिन वाली बात और 30 दिन वाली बात, है ना, ये बिल्कुल सेम है ना अभी तक। यहाँ तक हमें सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ देखने को यहाँ पर मिलेगी 7 डे वाली। अभी 7 डे क्या है, क्योंकि अब नाम ही इसका ये था ना, ये पहले M का यहाँ पर मतलब है मॉडिफाइड। 7 डे रिकॉल पीरियड जो है ये देखा जाता है, ये स्पेशली है बंगालियों के लिए। शुरू शुरू में ही लाइन कैसे, ये शाइनी, सौगंधा जैसे जो हैं
ये जैद जैसे जो हैं, ये जो बंगाली लोग हैं, फिश एंड मीट, ठीक है, ये तो भाई हफ्ते में एक दिन तो बनता ही है भाई, है ना, कि बे ऑफ बंगाल जाकर मछली तो पकड़ ही लेनी है। एडिबल ऑयल, अंडे, फिर बाकी लोग वेजिटेबल, मतलब हफ्ते में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सब्जी ना बने। फ्रूट्स, मसाले, बेवरेजेस समझते हो ना क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बेवरेजेस? रिफ्रेशमेंट्स, प्रोसेस फूड। अब अनुज जैसे के और भी खर्चे हैं, पान, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स। क्यों अनुज, है ना, नशा पदार्थ, है ना, तो ये भी खर्चे हैं, वरना फिर सुबह की 4 बजे की क्लास में कौन उठे भाई। तो ये सारी चीज़ें ये देखी जाती हैं कि ये हफ्ते भर के खर्चे हैं, यानी कि वीक में एक बार देखने को मिल ही जाते हैं। अब ये जो मॉडिफाइड वाला जो ये वाला जो है ना, ये जो इंट्रोड्यूस करा गया, इसको एनएसएसओ यूज़ करता है पॉवर्टी को कंप्यूट करने के लिए 2009-2010 के साल से, और 2010 और 11, इसको इस टाइम पर यानी कि इन 2 साल यूज़ करा गया था गरीबी को एस्टिमेट करने के लिए। अब देखो, हम अभी वैसे आगे पढ़ेंगे कमिटीज़ के बारे में। एक जो रंगराजन कमेटी जो थी ना, अब थोड़ा सा अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर हमें स्टैटिक वाली हमारी जितनी भी किताबें हैं और मुझे उससे एक चिट्ठा प्रिपेयर करना है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कमिटीज़ का, अब ये चैप्टर क्या है, पॉवर्टी का चैप्टर है ना, और यहाँ पर अगर रंग राजन कमेटी का जिक्र हो रहा है, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा ना कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए रंग राजन कमेटी बनी होगी, या मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस और फॉरेन डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रंगराजन कमेटी बनी होगी। अगर इस कमेटी का जिक्र इस पॉवर्टी वाले चैप्टर में हो रहा है, तो ये कमेटी किससे रिलेटेड होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कौन से मुद्दे से, या पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी से रिलेटेड होगी ये कमेटी। एग्जाम में ना तो ऐसे एक चिट्ठा बना लेना कि जैसे कमेटीज, तो लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर का पूरे साल हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कमेटीज का चिट्ठा बनाते रहते हैं, आपसे पक्का कुछ ना कुछ उससे मिस हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो चीज़ें देखने वाली पीटी 365 से करी जाती है। कमिटीज़ के आरबी जितने नाम आते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, वो आपके स्टैटिक बुक से ही आते हैं। तो रंगराजन कमेटी जो 2014 में बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंड करा था, सरकार को ये रिकमेंड करा था कि आप वैसे तो कौन से मेथड को यूज़ करते हो, हम एमआरपी को, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप ना एमएमआरपी मेथड को यूज़ करो, यानी कि मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड, या जिसको मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड भी कहा जाता है, आप इसको यूज़ करो, क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल मेथड है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एज़ कम्पेयर टू यूआरपी और एमआरपी मेथड। यहाँ पर एक अच्छी बात पता है क्या है, बस यही है, देखो वैसे ये चीज़ पॉवर्टी लाइन और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, गरीबी को मतलब मेजर करने के लिए, गरीबी रेखा को मेजर करने के लिए सारे मेथड्स, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि देखो परिवार चाहे गरीब हो चाहे कुछ भी हो, यार ये जो वीक वाली बात है ना, ये बहुत रिलायबल और लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात नहीं है। ज़रा बताना ज़रा जैद, हफ्ते में एक बार ये खर्चा तो होगा ही होगा ना, सब्जी, ये क्या कहते हैं, दूध, ये सब्जी, मछली, अंडे, तेल, मसाले, ये सब चीज़ें तो आएंगी आएंगी ना घर पे। ऐसा कोई है कि हफ्ते के बिना, जर्नली 90% परिवार बिना चाय और बिना कॉफ़ी के रह लें देश में? गरीब से गरीब व्यक्ति भी कॉफ़ी, चाय और इन सब का सेवन तो करता ही है ना। उसके घर में क्या ऐसा तो है नहीं कि सब्जी नहीं बनाने का वो नहीं होता। साधन नहीं है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कभी भी, साधन नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सब्जी तो बनेगी ना किसी के घर में। अगर हम कहते हैं कि इंसान रोटी खा रहा है, तो रोटी का मतलब क्या होता है, रोटी सिर्फ ऐसे ही तो नहीं खा रहा होगा ना कोई सब्जी तो होगी ना। चाहे भले रोटी इंसान प्याज से तोड़कर और नमक से तोड़कर खा रहा हो, लेकिन ये प्याज और नमक का भी तो खर्चा ही है ना। रोटी जैसी बना के तवे पे रख दोगे तो ऑटोमेटिकली थाली में प्याज और नमक थोड़ी ना आ जाएगा, उसका भी तो खर्चा है ही ना। और इंसान रोटी ऐसा भी नहीं कि एक हफ्ते तक नहीं खाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने 2015 में इस आइडिया को सपोर्ट करा था। वर्ल्ड बैंक का ये कहना था कि वेरियस कंट्रीज हमें हर साल की अपनी एक रिपोर्ट देती हैं पॉवर्टी से रिलेटेड,
वर्ल्ड बैंक का ये कहना था, हमारी सभी कंट्रीज से रिक्वेस्ट है कि आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी या फिर पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए ना एमआरपी मेथड से होते होते ना आप एमएमआरपी मेथड पर शिफ्ट कर जाओ। ऐसा इन्होंने 2015 में बोला था। अब ये चीज़ ना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये 2015 में जब ये चीज़ आई थी ना, तो ये वही वाला साल है जब टीना डाबी जी का एग्ज़ाम था। ठीक है, उस टाइम के अगर आप ये देखोगे ना, पीटी 365 वगैरह और ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनमें करंट अफेयर में बहुत हाईलाइटेड था। लेकिन अब ये होते होते, अब क्योंकि कंट्रीज इसको यूज़ करती हैं, अब एक करंट अफेयर का पार्ट ना होते होते स्टैटिक पार्ट बन गया है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ें नहीं है, एंड आई कैन बेट कि आप लोगों ने नहीं सुना होगा इसको। ठीक है, तो हमारा हर चीज़ में एक एज आगे चल ही रहा है, तो हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम जितना जानेंगे उतना बाकी कैंडिडेट्स जो है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड वे में सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स को कभी भी नहीं जान सकते हैं। मेरे को सब पता है कि कौन कितनी मेहनत करते हैं इन दो सब्जेक्ट्स पे, और पूरा का पूरा गेम ही इसी सब्जेक्ट पे चल रहा है प्रीलिम्स को क्लियर करने का। होने तो तैयारी किसी की भी ऑप्शनल की 6 साल से अच्छी वो करके, जब प्रीलिम्स का दरवाजा ही नहीं खोलेगा तो घंटा मेंस लिखेंगे। तो पॉवर्टी एस्टिमेट्स जो हैं, अगर हम कंपेयर करें यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी, डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग यूआरपी मेथड को यूज़ करते हैं तो इकोनॉमिस्ट ने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी है इन तीनों के बारे में। क्या उनकी जो कंक्लूजन है वो ये है। अब ये जो कंक्लूजन है ना, इससे मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, साल 2023 या 2024 में आपको इन प्रीलिम्स में या इवन 25 ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अगर हम ये यूज़ करें वो यूज़ करें तो क्या होगा क्या उससे। अब लोगों को एक कंसेप्ट ही नहीं पता होंगे तो एप्लीकेशन क्या इसकी घंटा जानेंगे। अगर यूआरपी मेथड को यूज़ करा जाए ना, तो पॉवर्टी एस्टीमेट हाईएस्ट निकल कर आते हैं एज कंपेयर टू बाकी दो मेथड्स लाइक एमआरपी या एमएमआरपी। अगर हम लोग एमआरपी मेथड को यूज़ करें तो पॉवर्टी एस्टीमेट्स यूआरपी से तो कम निकलेंगे, लेकिन एमएमआरपी से ज़्यादा निकलेंगे, यानी कि बीच की चीज़ है ये। और अगर हम लोग एमएमआरपी को यूज़ करें तो पॉवर्टी एस्टीमेट जो है वो लोएस्ट निकलेंगे एज कंपेयर टू यूआरपी और एमआरपी। करना क्या है, अगर जैसे मुझे इसको याद करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं बस ये देखूंगा ये इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है ना हमारी बुक में, यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी। तो पॉवर्टी एस्टीमेट हाईएस्ट, ये बीच में लिखा हुआ है, ये मिडल और ये लोएस्ट। बस इसका ऑर्डर अगर मुझे याद हो गया तो इसकी एप्लीकेशन अपने आप मुझे याद होगी कि पहले मेरी बुक में यूआरपी लिखा हुआ है, ये हाईएस्ट, एमआरपी लिखा हुआ है, ये मिडल में है, यूआरपी से तो कम है, एमएमआरपी से ज़्यादा है इसकी एस्टीमेट, और एमएमआरपी की लोएस्ट एस्टीमेट। क्लियर हुआ क्या ये वाली चीज़? हाँ, इसलिए एस्टीमेट्स मतलब जो निकलेंगे ना, मतलब जो आंकड़े निकलेंगे वो, हाँ हाँ, वो इसलिए निकलेंगे क्योंकि एक तो ये 30 डेज के हिसाब से मतलब वो करा जा रहा है। लेकिन इसमें से सबसे रिलायबल वैसे आपको क्या लगा, अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो? एम एम आर पी क्योंकि जैद देखो, वीक जो वो है ना, हफ्ते वाली बात देखो, उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता। महीने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हफ्ता। अब एक दिन को देखा नहीं जा सकता क्योंकि इकोनॉमी के अंदर ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी यार। एक बार बताना, रोज़ जैद आपके कोई घर पे आए, आज क्या क्या आया राशन को, क्या तो आप तो प्राणी नहीं ले लोगे उसके। तो बात ये चीज़ है, जैद पहले दिन बता देगा अच्छे से, दूसरे दिन बता देगा, तीसरे दिन इसके मुंह से निकलेगा लाहौल वाला वक्त। हाँ हाँ, बताओ। यार ये आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको क्योंकि आप लेट आए हो। हाँ, क्योंकि आप शुरू से नहीं थे ना, मतलब इसलिए आपको नहीं आएगा। पहला कंसेप्ट अगर समझ जाओगे ना तो बाकी दोनों अपने आप आ जाएंगे। ये वाले कंसेप्ट की रिकॉर्डिंग मतलब एक बार ही देख लेना, ठीक है? उसके बाद ना आए तो मुझसे पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। मैंने शुरू शुरू से क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद ना आए, व्हाट्सएप में या कॉल में मैं समझा दूंगा। हाँ, बाकी कोई कोई पूछ रहा है? यूआरपी, यार देखो पता है रिलायबल, देखो पता है तीनों है, लेकिन पता है अब हम क्या सोचते हैं, वो उस जमाने के हिसाब से, मयूर देखो 1923 के हिसाब से हुआ था, तो पहली बार देखो एक कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है। अब महीने के बेसिस पर ये देखा जाता है, चलो महीने में क्या है, एक तो हफ्ता कवर नहीं हुआ,
और फिर लॉन्गर ड्यूरेशन में भी तो इंसान के खर्चे होते हैं। यहाँ पर एक एक बार बताओ, अगर 30 दिन के हिसाब से हम देख रहे हैं, चलो एक एक के ऊपर बात करते हैं ज़रा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको 30 दिन के हिसाब से देख रहे हैं मयूरो, ठीक है। अब किसी को अगर कोई बीमारी लग गई तो वो 30 दिन तक थोड़ी है, वो बीमारी थोड़ी ना बोलेगी कि मैं 1 तारीख को चली जाऊंगी, सिर्फ 30 दिन का खर्चा है। वो तो फिर हो सकता है कि अगर शुगर वुगर जैसी ऐसी चीज़ हो गई, बंदे को एड्स वेड्स हो गया, तो पूरी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगा फिर तो। उसकी दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह तो फिर बंदे के लिए परमानेंट हो गए। जिसको साइनस की दिक्कत है उससे पूछो, उसको कोल्ड होता रहता है बार बार। विक्स इनहेलर वालों की कंपनी ही साइनस वालों की वजह से चलती है कि नहीं ऐसा। तो ये यूआरपी मेथड है। और फिर उसमें देखो यूआरपी में फिर एक और चीज़ है कि यार कपड़े और जो जैसे हम अदर एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो लॉन्गर ड्यूरेशन में अब ये ऐसा भी खर्चा नहीं ना कि हर महीने चला आता है। लेकिन हर महीने ना चलाए फिर भी ये पूरे साल के बजट को भी तो हिला देता है, लेकिन साल की तो उसमें बात ही नहीं होती। अब किसी ने कोई कोचिंग की फीस दी, आपने मुझे मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, आपने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अब वो 2 लाख रुपए में तो फिर आपके 2-3 भाई बहन पूरी उनकी ग्रेजुएशन और एमए हो सकती थी ओपन से, इग्नू या फिर अगर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सोल से करते अगर, तो उसके बाद भी बचते वो पैसे। लेकिन घर का बजट एकदम से हिल गया 2 लाख रुपए एकदम से जाने की वजह से। और उसी में अगर 3-4 भाई बहन हो जो कि सब प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसका मतलब तो 8 लाख रुपए हिल गए। बात ये होती है। अब एमआरपी मेथड में क्या था, एमआरपी मेथड के अंदर चलो एक पूरे साल को देखा जा रहा है, और मतलब मेजर आइटम्स के लिए, और 1 महीने के आइटम्स को भी देखा जा रहा है कि 1 महीने के खर्चे क्या हैं। ये चलो बेस्ट है, मान लिया। लेकिन फिर ये बेस्ट में होते हुए भी इसमें जब मॉडिफिकेशन करी गई ना, तो ये जो 7 दिन वाली बात जो निकल कर आई ना, हफ्ते वाली, इसको इग्नोर नहीं करा जा सकता कि यार हफ्ते के खर्चों में यार ये जो तेल, चावल, चीनी, दही, बटर, मक्खन, अंडे, मछलियाँ, ये जो चीज़ें आती है, ये आती है। और अनुज जैसों का जो ये जो है बूस्टर, पान, टोबैको और नशा पदार्थ, इंटॉक्सिकेंट्स। हाँ, 7 दिन गोलगप्पे वाले पाल, जैसे अब कई लोग होते हैं, जैसे देखो जो चटोरे हैं या नॉनवेज को लेकर बहुत ज़्यादा वो है, तो उनको हफ्ते हफ्ते के अंदर खाना ही खाना है। या किसी को अगर आदत लगी हुई है सिगरेट की, तो कोई पर्सन कभी ये नहीं बोलेगा कि यार मैं हफ्ते में 1 बार सिगरेट पीता हूँ। वो कहता है दिन में एक हो जाती है भाई। या खाने के बाद, जैसे यूपी बनारस वालों को है ना कि खाने के बाद पान मिल जाए एक बढ़िया कलकत्ता सुपारी वाला, तो अब उनको पान खाना है, वो ये नहीं कहेंगे यार हम ना हफ्ते में जब 1 बार डिनर करते हैं तो हफ्ते या 10 दिन में 1 बार पान खा लेते हैं। आदत तो आदत है ये। और कई लोग होते हैं कि मतलब उनको इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब वही जो जो ये मसाला होता है, पुड़िया होती है ना, या फिर यही पान पराग, विमल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इतनी बात समझ में आ गई, मैं आगे बोलूँ एक चीज़। इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन वर्सेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन। देखो ये ना एक, मतलब आपको पता तो होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन अब ध्यान से देखो इसको। अगर पॉवर्टी लाइन को यहाँ पर कंपेयर करा जा रहा है, 2 पैरामीटर्स अलग अलग पॉवर्टी लाइन, थोड़ा सा कंसेप्ट राइटर ने, या इकोनॉमिस्ट हम कह लें, राइटर तो छोड़ो, इकोनॉमिस्ट अगर हम कहें तो इकोनॉमिस्ट ने ना पॉवर्टी लाइन को 2 भागों में अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा। एक ये देखा कि इनकम के बेसिस पर गरीबी रेखा, दूसरा इनकम भले ही कितनी भी हो पर्सन की, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर गरीबी रेखा। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। देखो अभी आपको ये ना उसके बाद पूरा का पूरा ये थोड़ा इसका इंट्रो समझ में आएगा। देखो इनकम अगर पर्सन की 50,000 है, ठीक ठाक है। मतलब अगर एक बंदा 50,000 फैमिली का कमा रहा है, सिर्फ एक बंदा, ठीक है ना, इसका मतलब ये चलाने को घर इसमें चलाया जा सकता है आराम से, है ना, बड़े प्यार से। इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन। अब यहां पर लेकिन क्या है कि अगर पर्सन जो है इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन 50,000 कमा रहा है, अभी अभी तक इसमें कोई गरीबी लग रही है, देखने में लग रही है कोई गरीबी? 50,000 में क्या मैं कह सकता हूँ कि पर्सन पॉवर्टी लाइन के आसपास या पॉवर्टी लाइन के नीचे है? बताओ कहूँगा क्या? लेकिन लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि 50,000 इनकम है, 50,000 इनकम है और 35 लोगों का परिवार है, इतने लोगों को पालना है, अब
हो गया ना ये, मतलब अब पालना इन द सेंस कि मयूर इसमें सारी चीज़ें, उनकी सबकी स्कूल की फीस भरनी है, सारी चीज़ें, शादी का खर्चा, ये वो, हर किसी के कपड़े या बाइकों में पेट्रोल वगैरह, घर का रेंट वगैरह, बिजली का बिल, ये सब चीज़ें। अब आ गया पॉवर्टी लाइन के पास। अब एक चीज़ ये है, 50,000 की इनकम में वापस कर देते हैं, पॉवर्टी लाइन चली गई, पॉवर्टी लाइन चली गई। और ये हैं हस्बैंड वाइफ, और 50,000 कमा रहा है हस्बैंड। अब ठीक है, क्या पॉवर्टी लाइन के आसपास या बीपीएल पे हैं ये? नहीं है। अब लेकिन इस पे आते हैं, ये 50,000 पर्सन कमा रहा है। आप लोगों ने बोला अगर मियाँ बीवी दोनों, और अगर इतनी कमाई है हस्बैंड की, तो पॉवर्टी मतलब दिस इज गुड इनफ। पॉवर्टी लाइन तो कहीं से भी नहीं है, चाहे गुड इनफ हो चाहे ना हो, पॉवर्टी तो कहीं से नहीं दिख रही है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अब मैं अगर ये बोलूं कि पर्सन 50,000 कमाता है और पति को ना जुए, शराब, इन सब की या फिर खर्चा करने की, महंगे महंगे एक्सपेंसेस की बहुत आदत है, कमाई है 50,000, वो खर्चा कर देता है दोस्तों से उधारी लेकर या कैसे भी करके, पूरे के पूरे 50,000 या 45,000 या 60,000 जितना खर्चा कर देता है। क्या मैं इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐसा बोल सकता हूँ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया? 50 पैसे की कमाई हो रही है, शौक और जो खर्चे हो रहे हैं वो 1 रुपए के हो रहे हैं। तो यहां पर ना चाहते हुए भी, हैंडसम सैलरी देखते हुए भी, ये भिखमंगों वाली और गरीबी वाली जिंदगी नहीं बिता रहा है, बताना जरा। वो पता नहीं लग रहा, लेकिन जब सबका जो पैसा उधारी, जब सब कुछ सर पे मंडराएगा एक साथ, तो ये तो फिर डूबा हुआ है ना एक इसका मतलब ये तो अपने शौक के चक्कर में, कर्जों में। समझ में आया ये? तो पहले मुझे बताओ कि इसकी हेडिंग समझ में आई आपको, ये क्या है, ये पॉवर्टी लाइन दो तरीके से, इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाली। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में देखो ये, हाँ देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में देखो ये देखा जाता है जैद, ये 50,000 चीज़ है, ठीक है। अब आप जोड़ने को इसमें से 30,000 बचा भी सकते हो और 20,000 वगैरह सब कुछ वो कर सकते हो, लेकिन अब आप ये कह रहे हो मैं ना डायमंड वाला कोलगेट लेकर आया करूँगा 400 रुपये वाला, अब मैं इलेक्ट्रिक ब्रश इस्तेमाल करा करूँगा 2,000 रुपये वाला, अब मैं नाइकी के जूते पहना करूँगा 16,000 रुपये वाले। तो अब इसका मतलब तो ये फिर 50,000 तुम तो बचना ही नहीं दे रहे हो, मतलब 1 तारीख को आए और कैसे भी करके 30 दिन के अंदर अंदर मैंने पूरे निपटा देने हैं। और मयूर, हम जैसे अगर बंदे इसको जोड़ने पे हैं, हम तो ये सोचे भाई 5-10 हज़ार में जो खर्चा हो रहा है, पैदल चल लो, जो चल लो, 4 महीने के जोड़ के 2 लाख रुपए बन जाएंगे ये, या 6 महीने की जोड़ के बन जाएंगे 3-4 लाख रुपए, और उसको लगा दो ट्रेडिंग पे। अब देखो, एनएसएसओ जो है, एनएसएसओ एस्टिमेट करता है पॉवर्टी लाइन को बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाले को एक बेटर मेजर मानता है देन इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन को। अब क्यों, ऐसा क्यों? एनएसएसओ मतलब किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है पॉवर्टी लाइन को, जब वो देखता है बी को या ए को? बी को। ये वाली बात प्लीज़ याद रखना, साल 2023, 24 या 25 के यूपीएससी में पेपर में देखने को मिल सकती है आपको ये। लोगों को पॉवर्टी लाइन का मतलब ही नहीं पता होगा तो ये तो छोड़िए, तो ठीक है। 1 मिनट के लिए बस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये एमपीआई वाला तो टॉपिक बिल्कुल ही अलग था, ये इसको छोड़ो। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने पढ़ी थी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन मेजर्स टू एस्टिमेट पॉवर्टी, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो उसमें अंदर जो हमने जितने भी ये पढ़े थे ना, पॉवर्टी लाइन वगैरह, रेशियोज वगैरह, पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट तो अपने आप में ग्रेट है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। उससे निकल कर ये बड़े सारे इंडेक्सेस और ये सब जो बने थे, ये बने थे रेशियोज वगैरह। फिर ये एमपीआई का टॉपिक तो चलो ये एक इंटरनेशनल टॉपिक है, इसको तो हटा ही दो। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के फिर हमने मेथड्स वगैरह देखे। उसके बाद ये जो एक कंक्लूडरी चीज़ है ना इसकी, इसको मत भूलना। क्या है ये कह रहा है कि एनएसएसओ पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर, उसको ज़्यादा बेटर मानता है एज कंपेयर टू इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन। ऊपर वाले अगर एग्जाम्पल को अगर आप इम्प्लाई करो, इनकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें ऊपर वाले केस में ये नहीं दिख रहा कि पर्सन के खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भिखमंगों वाली ज़िंदगी बिताएगा या राजा वाली ज़िंदगी बिताएगा। इसका एक एग्जांपल दूं, अनिल अंबानी ने सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से अपने आप को पॉवर्टी लाइन के पास ले आया है, वो अपने आप को।
उसके पास कुछ नहीं है अब कर्जा चुकाने को, तो गरीबी तो हो गया। सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी उसका जो एस्टिमेट लगाया गया वो इतना लगाया कि उसके बाद भी उसको और देना पड़ेगा, उतना भी नहीं बचा है। खर्चे और शौक अगर बड़े बड़े रखो, अगर कुछ भी ना हो, तो मतलब ये चीज़ तो जाएगी जाएगी। तो वो डिपेंड नहीं करता। अब एक बात हो, ये कम होते हैं क्या जो उसके पास थे 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए कम होते हैं? खर्चे करने पे तो सारे लुटा दो एक दिन के अंदर। तो ऐसे ही हमारे वाले केस के अंदर ये 50,000 इनकम भी कम है फिर तो पर्सन की। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़िया मेथड क्यों है एज कम्पेयर टू इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने से। इनकम ना, एक इनकम जो है इरेगुलर होती है मेजोरिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स के लिए इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। लेकिन भले ही इनकम इरेगुलर हो पर्सन, लेकिन चाहे भले ही मांग कर खाए या कर्जा लेकर खाए, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए वो करेगा ही करेगा। चाय पिएगा या खाने का इंतज़ाम करेगा, घर पे गैस भरवानी है, चूल्हा जलाना है, आटा लाना है, दाल चावल चीनी वगैरह लानी है, दूध लाना है, चाहे भले ही आधा किलो आ रहा है किसी के घर में दूध। कंजम्पशन पैटर्न्स जनरली स्टेबल होते हैं। यहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न की बात हो रही है कि ये जनरली स्टेबल फॉर्म में देखेंगे देयर आर सम नेसेसरी आइटम जो कि रोजमर्रा में लाने ही पड़ते हैं घर पे। तो जो यूज है ना यूआरपी मेथड का, एमआरपी मेथड का और एमएमआरपी मेथड का, वो चीज़ ना ठीक नहीं है अगर हमें इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करना है, तो इसको निकालना है तो। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऊपर देखें तो इससे इनकम बेस वो चीज़ निकलती ही नहीं है सारे मेथड से। हमें तो कंजम्पशन पता लगती है ना, जैद बताओ पूरी की पूरी 365 दिन, 7 दिन या फिर 1 महीना। इनकम तो पता नहीं लग रही ना इससे। अब जैसे यहाँ पर तो इन्होंने नॉर्मली लिख दिया, जैसे कि ये कहाँ गया, मैं येलो कलर से मार्क करके बना रहा हूँ इसे, ये मेडिकल एक्सपेंसेस। लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस इनके लिखने से क्या होता है, ये तो मयूर इस बात पे डिपेंड करता है ना अब इसमें कि मतलब जो पर्सन है उसके पास इतना पैसा है भी कि नहीं है। बीमारी हो गई तो ज़रूरी थोड़ी ना पर्सन उसका इलाज करवा लेगा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन एक बात बताओ, ये चीज़ तो है ही ना। और ये भी हो सकता है कि पर्सन बहुत अच्छे लेवल पे हो, बहुत अच्छी इनकम सोर्सेज पे हो, किसी मेडिकल एक्सपेंसेस के खर्चे ने उसको बिलो पॉवर्टी लाइन पे ला दिया एकदम से, ये भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ है। तो ये टॉपिक आप सबको क्लियर हुआ अच्छे से। तो इस डिस्कशन में बता लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।